मान लीजिए साल है 2005। झारखंड के एक छोटे शहर का विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहता है। उसे बिहार की मेडिकल प्रवेश परीक्षा देनी है, उत्तर प्रदेश की अलग देनी है, दिल्ली की अलग देनी है, महाराष्ट्र की अलग, कर्नाटका की, एम्स का, एएफएमसी का और निजी विश्वविद्यालयों का अलग टेस्ट। हर परीक्षा की अलग तारीख, अलग पाठ्यक्रम, अलग आवेदन शुल्क, अलग शहरों में परीक्षा केंद्र। परिवार फॉर्म, रेल टिकट और होटल पर हजारों रुपए खर्च करता है। लेकिन कहानी केवल इतनी नहीं थी। कई निजी मेडिकल कॉलेजों में एक और रास्ते की चर्चा होती थी और वो रास्ता था डोनेशन, कैपिटेशन फीस, मैनेजमेंट कोटा। मतलब डॉक्टर बनने का फैसला केवल आपकी योग्यता से नहीं, कई बार आपके परिवार की भुगतान क्षमता से भी प्रभावित हो सकता था। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए भारत ने एक परीक्षा बनाई, नीट। लेकिन आज जब नीट पर पेपर लीक, केंद्रीकरण और छात्रों के तनाव को लेकर सवाल उठते हैं, तब एक बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। नीट आया ही क्यों था? क्या यह केवल एक परीक्षा थी या मेडिकल सीटों पर दशकों से चले आ रहे आर्थिक, संस्थागत और राजनीतिक नियंत्रण को बदलने की कोशिश? नीट से पहले भारत में मेडिकल प्रवेश के लिए कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी। राज्यों की अपनी परीक्षाएं अलग थी, केंद्रीय संस्थाओं की अपनी परीक्षाएं अलग, विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं लेते थे, कई निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय अपनी अलग प्रवेश प्रक्रिया चलाते थे। इस व्यवस्था के समर्थक कहते थे कि राज्यों और संस्थानों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चयन करने की स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इसकी कीमत विद्यार्थियों को चुकानी पड़ती थी। एक ही विद्यार्थी को कई परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग शुल्क देना पड़ता था, कई शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी और अलग अलग काउंसलिंग में शामिल होना पड़ता था। कभी कोई एग्जाम छूटा, कभी कोई दूसरी एग्जाम छूटी। गरीब और ग्रामीण विद्यार्थी के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा से पहले ही आर्थिक परीक्षा बन जाती थी। लेकिन इससे भी गंभीर समस्या थी प्रवेश प्रक्रिया में विवेकाधिकार। जहां हर संस्थान की अपनी परीक्षा, अपनी मेरिट सूची और अपनी काउंसलिंग हो, वहां यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि कौन सी सीट किस आधार पर दी गई। भारत में निजी व्यावसायिक शिक्षा के साथ लंबे समय तक एक शब्द जुड़ा रहा, कैपिटेशन फीस। सरल भाषा में कहें तो निर्धारित फीस के अतिरिक्त वह बड़ी रकम जिसे प्रवेश दिलाने के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता था। रकम संस्थान, राज्य और सीट की श्रेणी के अनुसार बदलती थी, लेकिन चिकित्सा शिक्षा में यह रकम कई परिवारों की पूरी जीवन भर की बचत से भी अधिक हो सकती थी। यहीं से सवाल उठा, क्या निजी संस्थान खोलने की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सीट सबसे अधिक भुगतान करने वाले को दी जाए? सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में लगातार यह सिद्धांत विकसित किया कि निजी संस्थानों को स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन प्रॉफिटिंग और कैपिटेशन फीस कोई संरक्षित संवैधानिक अधिकार नहीं है। 2002 के टीएमए पाई फाउंडेशन निर्णय ने निजी तथा अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को स्वीकार किया, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन में मेरिट और उचित नियमन की आवश्यकता भी मानी। 2003 के इस्लामिक एकेडमी और 2005 के पीए इनामदार फैसलों ने कहा कि निजी संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया फेयर, ट्रांसपेरेंट, मेरिट बेस्ड और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव होनी चाहिए। कैपिटेशन फी और मुनाफाखोरी पर रोक को वैध माना गया। यानी अदालतों ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की। संस्थान स्वतंत्र हो, लेकिन मेडिकल सीटें मनमाने ढंग से न बेच सकें। यहाँ एक दिलचस्प वैचारिक तर्क सामने आता है। कई टिप्पणीकारों के अनुसार एक समान राष्ट्रीय परीक्षा का विचार उस सोच से जुड़ा था जिसमें मेडिकल शिक्षा को केवल धनवान परिवारों को विशेषाधिकार बनने से रोकना था। इस अर्थ में इसे समूलक या समाजवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है कि निजी कॉलेज हो या सरकारी, प्रवेश का पहला दरवाजा भुगतान नहीं, योग्यता हो। लेकिन एक तथ्य स्पष्ट रखना आवश्यक है, सरकारी अधिसूचनाओं और न्यायालयों की भाषा में नीट को औपचारिक रूप से समाजवादी परियोजना नहीं कहा गया। इसके दर्ज उद्देश्य थे पूरे देश में एक समान मेरिट मानक, अनेक प्रवेश परीक्षाओं से मुक्ति, पारदर्शी प्रवेश, अनुचित प्रथाओं और शोषण पर नियंत्रण तथा मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम राष्ट्रीय मानक। इसलिए अधिक सटीक बात यह होगी, नीट का उद्देश्य निजी चिकित्सा शिक्षा को समाप्त करना नहीं था। उसका उद्देश्य मेडिकल सीट तक पहुंचने का पहला रास्ता अधिक समान तथा पारदर्शी बनाना था। नीट एक दिन में लागू नहीं हुआ,
इसकी कहानी वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई से निकली है। 2010 के आसपास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक समान राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा की दिशा में अधिसूचनाएं जारी की, लेकिन निजी, डीम्ड और अल्पसंख्यक संस्थानों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था, हमें अपने विद्यार्थियों के चयन की स्वायत्ता प्राप्त है। एक केंद्रीय परीक्षा हमारी संस्थागत स्वतंत्रता को सीमित करेगी। राज्यों की शिक्षा व्यवस्था और भाषाई परिस्थितियां अलग है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने नीट संबंधी अधिसूचनाएं रद्द कर दी, मगर कहानी यही समाप्त नहीं हुई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वापस लेकर दोबारा विचार का रास्ता खोला। उसी वर्ष मॉडर्न डेंटल कॉलेज मामले में अदालत ने माना कि प्रोफेशनल एजुकेशन में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, मेरिट तथा ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के वैध माध्यम हो सकते हैं। फिर 2020 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीट निजी, अनएडेड और माइनॉरिटी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पर भी लागू हो सकता है। अदालत का तर्क था, एक समान प्रवेश परीक्षा मेरिट को मजबूत कर सकती है, माल प्रैक्टिसेस घटा सकती है और कैपिटेशन फीस आधारित शोषण पर रोक लगाने में सहायता कर सकती है। इस तरह नीट केवल प्रशासनिक फैसला नहीं रहा, वह न्यायालय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय प्रवेश व्यवस्था बन गया। नीट के आने के बाद 3 बड़े बदलाव हुए। पहला, एक समान प्रवेश द्वार। अब अधिकांश अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज मेडिकल एडमिशंस के लिए एक कॉमन एग्जामिनेशन हुआ। दूसरा, केंद्रीकृत और राज्य स्तरीय काउंसलिंग। सीट आवंटन को सार्वजनिक मेरिट सूची तथा काउंसलिंग प्रक्रिया से जोड़ दिया गया। तीसरा, कॉलेज की अपनी अपारदर्शी परीक्षा का दायरा घटा। निजी कॉलेज अब यह नहीं कर सकते थे कि उनकी अलग परीक्षाओं में कई विद्यार्थी अचानक सबसे योग्य साबित हुआ और उसी आधार पर उसको सीट दे दी गई। लेकिन नीट ने एक समस्या समाप्त नहीं की, वह थी ऊंची फीस। नीट ने प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन को सस्ता नहीं बनाया, उसने एडमिशन गेटवे को स्टैंडर्डाइज्ड किया। आज भी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत अधिक हो सकती है। 2024 की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि भारत में निजी मेडिकल शिक्षा की लागत कई मामलों में लगभग 60 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसलिए अंतर समझिए, नीट ने सीट की पात्रता को अधिक पारदर्शी बनाया, लेकिन नीट सीट की अफोर्डेबिलिटी अपने आप सुनिश्चित नहीं की। कहानी का दूसरा पक्ष, यदि प्रवेश निष्पक्ष हो जाए लेकिन सीटें ही बहुत कम हो तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी कंपटीशन बढ़ जाएगा। भारत में मेडिकल कॉलेजों का वितरण लंबे समय तक असमान रहा, यानी इरेगुलर रहा। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बाद में तेलंगाना जैसे राज्यों में मेडिकल कॉलेजों और सीटों का बड़ा नेटवर्क विकसित हुआ। दूसरी ओर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से, पूर्वोत्तर और मध्य भारत लंबे समय तक पीछे रहे। 2016 की संसदीय स्थायी समिति ने केवल एमसीआई की आलोचना नहीं की, उसने केंद्र और राज्य सरकारों को भी राज्यों के बीच मेडिकल कॉलेजों के असंतुलित वितरण के लिए जिम्मेदार ठहराया। समिति ने कहा कि एमसीआई अपने मूल दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा और उसके कामकाज पर भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और इरेगुलरिटी फैल्योर के गंभीर आरोप। 2024 की संसदीय समिति ने भी कहा कि लगभग समान आबादी वाले राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की उपलब्धता में भारी अंतर है। उदाहरण के लिए उसने बिहार और महाराष्ट्र तथा राजस्थान और तमिलनाडु के बीच असमानता का उल्लेख किया। तो असली संकट 2 स्तरों पर था। सीट पाने की प्रक्रिया असमान थी और सीटों का भौगोलिक वितरण भी असमान था। अब आते हैं उस दावे पर जिसकी आज सबसे अधिक चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि एमसीआई और केंद्र सरकार ने कभी यह व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी कि प्रति 10 लाख आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज हो, और दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र के दबाव में इसे रद्द कर दिया गया। लेकिन उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों में अभी तक पुराने एमसीआई का ऐसा स्पष्ट नियम नहीं मिलता है कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर केवल एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। जो स्पष्ट और दस्तावेजीकृत आबादी आधारित नियम मिलता है वह 2023 में एनएमसी की गाइडलाइन है, जिसमें प्रस्ताव था राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रति 10 लाख आबादी पर अधिकतम 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात को नए कॉलेज या नई सीटों की अनुमति में ध्यान रखा जाएगा। ध्यान दीजिए, यह एक मेडिकल कॉलेज प्रति 10 लाख नहीं था, यह था 100 एमबीबीएस प्रति सीट प्रति 10 लाख आबादी। दोनों बातें अलग अलग हैं। इस नियम का असर उन राज्यों पर अधिक पड़ता है जहां पहले से सीटों का घनत्व ऊंचा था, विशेषकर कई दक्षिणी राज्य जहां पे
डेंसिटी सीटों की बहुत ज़्यादा थी। इन राज्यों ने तर्क दिया, हमने दशकों तक मेडिकल शिक्षा में निवेश किया है, आबादी के अनुपात के नाम पर हमारे विस्तार को रोकना दंड जैसा होगा। विरोध के बाद इस प्रावधान का क्रियान्वयन स्थगित किया गया। तो क्या लॉबी सक्रिय थी? क्या कोई लॉबी इसके पीछे काम कर रही थी? यह कहना उचित है कि उस सीट घनत्व वाले राज्यों और संस्थागत हितधारकों ने खुलकर दबाव बनाया और नीति का विरोध किया, लेकिन किसी गुप्त संगठित लॉबी ने फैसला रद्द कराया। यह दावा करने के लिए अभी सार्वजनिक रिकॉर्ड में पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अधिक तथ्यपूर्ण निष्कर्ष यह है, यह मेडिकल शिक्षा के संतुलित राष्ट्रीय वितरण और पहले से विकसित राज्यों की स्वायत्त विस्तार क्षमता के बीच एक संघर्ष था। समय के साथ एमसीआई पर आरोप बढ़ते गए। निरीक्षण व्यवस्था में डिस्क्रिशन, भ्रष्टाचार के आरोप, घोस्ट फैकल्टी, इनपुट बेस्ड रेगुलेशन, कॉलेजों के असमान वितरण को न रोक पाना और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर अपर्याप्त नियंत्रण। 2016 की संसदीय समिति की कठोर टिप्पणियों के बाद नीति आयोग के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, चिकित्सकों, कानूनी विशेषज्ञों और संस्थानों से सुझाव लिए। लगभग 14,500 सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। इसके बाद एमसीआई को बदलने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन का मसौदा तैयार हुआ। अंततः नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 आया और पुरानी एमसीआई व्यवस्था की जगह एनएमसी ने ले ली। नए ढांचे में अलग अलग कार्यों के लिए 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स बनाए गए: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। एक उद्देश्य था, एक ही संस्था के हाथ में मान्यता, निरीक्षण, शिक्षा और नैतिक नियमन की अत्यधिक शक्ति केंद्रित न रहे। सरकार को धीरे धीरे यह समझ आया कि केवल प्रवेश परीक्षा बदलना पर्याप्त नहीं है। यदि 20 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे और सीटें सीमित रहेंगी तो प्रतियोगिता, कोचिंग और तनाव बढ़ना तय है। इसलिए अगला कदम था मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटें बढ़ाना। 2013-14 के आसपास भारत में लगभग 387 मेडिकल कॉलेज और करीब 51,000 एमबीबीएस सीटें थी। जुलाई 2024 तक संसद में सरकार ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 704 तक पहुंच चुकी थी और एमबीबीएस सीटों में 2014 से 112% वृद्धि हुई थी। एनएमसी की मौजूदा सूची में 823 एमबीबीएस टीचिंग कॉलेजेस दर्ज हैं। जुलाई 2026 की एनएमसी सीट मैट्रिक्स में 25 नए कॉलेजों की 2400 अतिरिक्त सीटें भी शामिल की गई है। अलग अलग आधिकारिक सूचियों में इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और कट ऑफ डेट के कारण कुल संख्या में अंतर हो सकता है। इसके साथ केंद्र ने जिला और रेफरल हॉस्पिटल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की योजना की शुरुआत की। इस मॉडल का तर्क था, जहां कॉलेज नहीं है वहां जिला अस्पताल को टीचिंग हॉस्पिटल बनाया जाए, मेडिकल सीटें बढ़ाई जाए और उसी क्षेत्र में डॉक्टर, विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य ढांचा विकसित हो। यह केवल एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, यह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी भी थी। लेकिन कॉलेज खोलना और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल कॉलेज चलाना दो अलग अलग बातें हैं। एक मेडिकल कॉलेज को चाहिए पर्याप्त मरीजों वाला टीचिंग हॉस्पिटल, क्वालिफाइड फैकल्टी, लेबोरेटरीज, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग और एलाइड हेल्थ स्टाफ और निरंतर एकेडमिक सुपरविजन। नीति आयोग के अध्ययन में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और रिटेंशन को गंभीर चुनौती बताया गया। विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 88% से अधिक ने सरकारी मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता दी, विशेष रूप से अधिक क्लिनिकल एक्सपोजर और मरीज देखने के अवसर के कारण। 2024 की संसदीय समिति ने घोस्ट फैकल्टी, कम उपस्थिति और योग्य शिक्षकों की कमी पर भी चिंता जताई। इसका अर्थ है सीटों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन बिना फैकल्टी, हॉस्पिटल लोड और ट्रेनिंग क्वालिटी के केवल सीटें बढ़ाना समाधान नहीं बन सकता। अब मूल सवाल पर लौटते हैं, नीट क्यों आया? क्योंकि पुरानी व्यवस्था में एक विद्यार्थी को अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती थी, प्रवेश प्रक्रिया बिखरी हुई थी, निजी संस्थानों के विवेकाधिकार पर सवाल थे, कैपिटेशन फीस और डोनेशन आधारित एडमिशंस की शिकायतें थी, राज्य और कॉलेज के अनुसार मेरिट का पैमाना बदल जाता था। नीट ने इन सब का एक उत्तर दिया, एक परीक्षा, एक सार्वजनिक स्कोर, एक तुलनात्मक मेरिट और काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन। लेकिन नीट पूर्ण समाधान नहीं था, क्योंकि उसने प्रवेश केंद्रीकृत किया, मेडिकल कॉलेजों का वितरण नहीं। उसने मेरिट सूची बनाई, फीस सस्ती नहीं की।
उसने कई परीक्षाएं खत्म की, लेकिन एक परीक्षा पर करोड़ों विद्यार्थियों की निर्भरता बढ़ा दी, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज नीट पर हमला करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह परीक्षा किस व्यवस्था को बदलने के लिए लाई गई थी। पुरानी व्यवस्था में मेडिकल सीट तक पहुंच कई दरवाजों, अलग अलग नियमों और संस्थागत नियंत्रण से होकर गुजरती थी। नीट ने उन दरवाजों को एक कर दिया, लेकिन जब पूरा देश एक ही दरवाजे से प्रवेश करेगा तो उस दरवाजे की सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता साधारण प्रशासनिक विषय नहीं रह जाती है, वह राष्ट्रीय विश्वास का प्रश्न बन जाती है। इसलिए बहस केवल यह नहीं होनी चाहिए नीट रहे या खत्म हो, बस यह भी होनी चाहिए क्या मेडिकल सीटें पर्याप्त गति से बढ़ रही है, क्या कॉलेज देश भर में समान रूप से फैल रहे हैं, क्या निजी मेडिकल शिक्षा मध्यम वर्ग की पहुंच में है, क्या नए कॉलेजों में पर्याप्त डॉक्टर और फैकल्टी हैं, और क्या एक राष्ट्रीय परीक्षा को सुरक्षित रखने की हमारी संस्थागत क्षमता उतनी मजबूत है जितनी उस पर निर्भरता। क्योंकि भारत को केवल अधिक डॉक्टर नहीं चाहिए, भारत को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां डॉक्टर बनने का अवसर ना तो जन्म स्थान तय करे, न परिवार की संपत्ति, न किसी कॉलेज की मनमानी, और न ही किसी लिखे हुए प्रश्न पत्र की कीमत। योग्यता का रास्ता खुला होना चाहिए, लेकिन अवसरों की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़नी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीकिंग झारखंड और मैं हूं होस्ट अमित मोदी। आप हमारे एपिसोड में बने रहिए। अगले एपिसोड में जब एक परीक्षा 20 लाख से ज्यादा सपनों का अकेला प्रवेश द्वार बन गई, तब उसके आसपास कैसी अर्थव्यवस्था पैदा हुई होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कोचिंग का साम्राज्य कितना बड़ा है, पेपर लीक में कौन कौन से नेटवर्क काम करते हैं, सोल्वर गैंग, डमी कैंडिडेट और परीक्षा माफिया आखिर व्यवस्था के भीतर प्रवेश कैसे करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नीट को खत्म करना समाधान है या उसे सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण बनाना। दोस्तों, अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों और परिवारों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट का हम आपका वेट करेंगे।